हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर द सॉलिड स्टेट। तो देखिए, सॉलिड स्टेट में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ एटम इन द क्यूबिक यूनिट सेल। क्योंकि हमारे सिलेबस में ओनली क्यूबिक यूनिट सेल है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉलिड। तो देखिए, सॉलिड की कौन कौन सी जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है। फर्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेट सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। सॉलिड के अंदर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेज जो होती हैं वो काफी क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। एंड देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी आयंस, हाउ फिक्स पोजिशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट दियर मीन पोजिशन। मतलब वो फिक्स होती है उनकी पोजीशन, बट दे कैन वाइब्रेट ओनली दियर मीन पोजीशन। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिजिड होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक सॉलिड है, क्वार्ट्ज, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक एटसेट्रा, ये सभी क्या है, जनरल एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब उनका एक रेगुलर फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। तो देखिए, ये जो टेबल है इसमें हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। तो एक तरफ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं एंड दूसरी तरफ हम अमोर्फस कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है सॉलिड्स विच हैव रेगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्वार्ट्ज जो है, यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, मतलब एवरीवेयर आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो आपका क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इसके लिए क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आता है। जबकि अमोर्फस में देखेंगे तो क्या होता है कि सॉलिड्स विच हैव इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, और इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वार्ट्ज जो ग्लास जो है वो इस कैटेगरी में आता है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, कहीं पर 5 मेंबर रिंग है, कहीं पर 6 मेंबर रिंग है, कहीं पर 7 मेंबर रिंग है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर फिक्स नहीं है, ये इररेगुलर अरेंजमेंट है। जबकि क्वार्ट्ज के अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें एक क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर होता है। तो आप ऑर्डर के बेस पे बता सकते हो वेदर इट इज क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। सेकंड जो कैटेगरी है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मतलब वो 299 के ऊपर भी क्या होगा, सॉलिड होगा। पर जैसे ही 300 होगा इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यदि अमोर्फस सॉलिड है तो दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब उनका एक टेम्परेचर होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, प्लास्टिक का टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री सेल्सियस है, करेक्ट। मतलब यहाँ पर एक रेंज दी जाती है, करेक्ट, क्योंकि वो पहले क्या होगा, सॉलिड से सेमी सॉलिड होगा एंड उसके बाद धीरे 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 पूरा क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक वाइड रेंज होती है अमोर्फस कैटेगरी के लिए। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए, दे गिव रेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज। मतलब यदि उनको क्लीव करेंगे, यानी उस सब्सटेंसेस को यदि हम क्लीव करते हैं तो उनकी सरफेस साइन होंगी एंड स्मूथ होंगी। जबकि अमोर्फस जो सब्सटेंसेस होंगे उनके लिए दे गिव इररेगुलर स्ट्रक्चर ऑन क्लीवेज। मतलब यदि उनको क्लीव करते हैं तो उनकी सरफेस कैसी होगी, डल होगी एंड रफ होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे आर अनआइसोट्रोपिक इन बिहेवियर। कौन से, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो डिफरेंट डायरेक्शन में वी हैव
गॉट डिफरेंट प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया, करेक्ट, एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई, वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, करेक्ट। जबकि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में दे आर आइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज क्या होते हैं, अनआइसोट्रोपिक होते हैं। अमोर्फस जो होते हैं वो होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक, मतलब इनमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो एवरी डायरेक्शन में यू विल गेट द सेम प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो आप A to B जाओ या B to C, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेंगी। तो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज होते हैं वो अनआइसोट्रोपिक होते हैं, एंड अमोर्फस जो सब्सटेंसेज होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है दे हैव हाई एंड फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो उनके हीट ऑफ फ्यूजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं एंड डेफिनेट होते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड्स के लिए डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, तो दे डू नॉट हैव फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, यानी उनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अगली जो प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, सोडियम क्लोराइड एंड मेटल्स, ये सभी क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आते हैं। जबकि ग्लास, रबर, प्लास्टिक एंड क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब किस में आते हैं, अमोर्फस में आते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस और अमोर्फस सब्सटेंसेस। उसके बाद लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप से क्लासिफाई किए गए हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब उनमें फोर्सेस किस टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना। तो उस हिसाब से इनको क्या किया गया है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज, और इसमें 4 कैटेगरी है क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। मॉलिक्यूलर हो सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड हो सकते हैं, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं, एंड कोवलेंट सॉलिड्स भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखिए टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी जो है एक नॉन पोलार हो सकते हैं, दूसरी जो कैटेगरी है पोलार हो सकते हैं, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड। मतलब ये हुआ कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर सॉलिड हो सकते हैं, पोलार भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। इसके एक एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं उनमें नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। वेदर वो पोलार हो, नॉन पोलार हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, सभी में हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल रहेंगे। यदि हम नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें, यदि हमारे पास नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसके बीच में डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं, यानी वीक इंट्रैक्शन फोर्सेज रहते हैं नॉन पोलार के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन पोलार के एग्जांपल कौन कौन से हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, जिसमें इनर्ट गैसेज आता है जैसे आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, I2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हैं, यानी नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। अगली जो कैटेगरी आती है पोलार मॉलिक्यूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल तो मॉलिक्यूल ही होंगे क्योंकि ये ब्रॉड कैटेगरी है हमारी। एंड पोलार में क्या होता है, इंट्रैक्शन जो होंगे नेचर ऑफ बॉन्ड की यदि हम बात करें तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, करेक्ट। जैसे H और Cl है तो Cl पे माइनस और H पे क्या होता है प्लस पार्शियल, करेक्ट। तो यहाँ पर पोलरिटी रहती है। सिमिलरली SO2 भी क्या होता है, पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड में आता है, करेक्ट। तो इसमें जो इंट्रैक्शन होंगे वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होंगे। उसका तीसरी जो कैटेगरी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड की यदि हम बात करें तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे वाटर, आइस, तो आइस इसका एग्जाम्पल है जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगला जो टाइप है वो है आपका आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आपके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं आयंस, और आयंस के बीच में यदि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उसमें होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्डिंग, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, यानी काफी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या है, आयनिक सॉलिड है। अगली जो कैटेगरी है वो है आपका मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि मेटल जो पॉजिटिव आयन रहता है और उसके चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या है, एम्बेडेड है इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पर यदि हम इंट्रैक्शन की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यदि हम बात करें, तो इसमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मेटल्स में स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है? मेटालिक बॉन्डिंग। एंड इसके एग्जाम्पल कोई भी आप मेटल ले सकते हो, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सभी के सभी क्या है? मेटालिक सॉलिड है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो यदि कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है तो उसमें आपके जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। तो एटम्स जो है उनके बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो उनमें होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे बनता है आपका कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब ये हुआ कि कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? कोवलेंट होता है। तो इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जैसे एग्जांपल है, जैसे कार्बन डायमंड हो गया, कार्बन में ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है ना, और SiO2 क्वार्ट्ज, इन सभी के सभी के अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। करेक्ट। तो डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल में आता है क्योंकि उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंड ग्रेफाइट जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। करेक्ट। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, इसके लिए ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, और डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, क्योंकि एवरी कार्बन जो है अदर 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर एवरी कार्बन जो होता है 3 कार्बन से तो कनेक्टेड रहता है। करेक्ट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी शो करता है। सिलिकॉन कार्बाइड भी बहुत हार्ड होता है। करेक्ट। एंड Si2 क्वार्ट्ज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इंसोल्यूबल होते हैं, जबकि वो मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में क्या होते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्योंकि सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं करते हैं तो आयंस जो है वो फ्री नहीं रहते हैं, जबकि मोल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में आयंस क्या हो जाते हैं? फ्रीली अवेलेबल हैं, तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है क्रिस्टल लैटिस। करेक्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो क्रिस्टल लैटिस इज नथिंग बट क्या है? इट इज ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स इज नथिंग बट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हो कि ये हमारा एक क्रिस्टल लैटिस है। इसमें जो सर्किल दिखाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं। इट में भी एटम्स हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। करेक्ट। तो यदि आपके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का कोई रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट मिल रहा है मतलब वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस देख लेते हैं। तो पहला ये है कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड्स। मतलब हर जो पॉइंट है आपका वो एक क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है, और लैटिस साइड भी कह सकते हैं उसको। दूसरा है each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be an atom, molecule और ion। मतलब ये आपका each constituent आपको दिख रहा है, जो पार्टिकल दिख रहा है यानी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है कोई, ये आपका कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये आपका कोई एटम भी हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। मतलब इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से मैच करते जाएं तो वी विल गेट ए ज्योमेट्री। करेक्ट। तो हमको एक ज्योमेट्री मिलती है, और वो ज्योमेट्री कोई क्यूबिक भी मिल सकती है, टेट्राहेड्रल मिल सकती है, ऑक्टाहेड्रल मिल सकती है, ट्राइगोनल मिल सकती है। करेक्ट। तो कोई भी आपको एक रेगुलर क्या मिलेगी? ज्योमेट्री मिलेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं क्रिस्टल लैटिस के लिए। पहला ये है कि ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। दूसरा है कि ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, वो इस कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक पॉइंट मतलब एक पार्टिकल। एंड दूसरा है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय द स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। यदि हम इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें, कनेक्ट करें, तो हमको किसी न किसी टाइप की कोई ज्योमेट्री मिल जाती है। तो ये था हमारा क्रिस्टल लैटिस। अभी देखते हैं हम यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? तो वापस एक बार मैं बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो आपने देखा कि एंटायर जो स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, और इसमें आप कॉर्नर में देख रहे हो, आप ग्रीन कलर का एक कॉर्नर में आप देख रहे हो, वो उसका यूनिट सेल है। यूनिट सेल जो क्या होता है वो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, जो रिपीटिंग यूनिट होती है मतलब उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। करेक्ट। तो यूनिट सेल की यहाँ पर हम डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generate the entire lattice। तो आपने देखा यहाँ पर ये क्यूबिक क्रिस्टल है पूरा का पूरा, और इसमें देखा आपने जो यूनिट सेल है वो भी आपके क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल है। करेक्ट। तो एक जो यूनिट सेल है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो एक बड़ा आपको क्या मिल रहा है?
क्यूब मिल रहा है, करेक्ट। तो ये आपका क्रिस्टल लैटिस किस टाइप का होगा, ये आपकी यूनिट सेल डिसाइड करती है, करेक्ट। यदि यूनिट सेल क्यूबिक है तो एंटायर लैटिस विल बी क्यूबिक, और यदि आपकी यूनिट सेल टेट्राहेड्रल है तो एंटायर लैटिस विल बी टेट्राहेड्रल। तो देखिए इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यूनिट सेल के, तो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए राइट साइड में ये हमारा फिगर है, एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें देखिए 3 एज लेंथ होती हैं जिनको ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। और इनके बीच में जो एंगल होता है, यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी, या बी और सी और ए। तो यहाँ पर देखिए बी और सी के बीच में जो एंगल बना उसको अल्फा बोलते हैं, करेक्ट। सी और ए के बीच में उसको बीटा बोलते हैं, और ए और बी के बीच में उसको गामा बोलते हैं, करेक्ट। तो देखिए इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, इच डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए बी सी, यानी इसके जो एज लेंथ जो होती हैं या एज डायमेंशन है जिनको ए बी सी से रिप्रेजेंट किया गया है, दीज एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में 90 का एंगल हो, ये हमेशा जरूरी नहीं है। किसी में 90 का होगा, किसी में ग्रेटर देन 90 होगा, किसी में लेस देन 90 होगा। नेक्स्ट आता है एंगल। तो एंगल बिटवीन द एजेस यानी अल्फा, वो हमारा बिटवीन है ए टू बी, ए और बी के बीच में अल्फा है। यहाँ पर इस डायग्राम में बी टू सी है, करेक्ट। उसके बाद बिटवीन बी और सी जो है वो गामा है बिटवीन ए एंड सी के बीच में, एंड दस ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। तो ये कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में कि यूनिट सेल के कितने पैरामीटर होते हैं। तो देयर आर 6 पैरामीटर होते हैं, यानी ए बी सी 3 क्या है आपकी एज लेंथ, और अल्फा बीटा गामा 3 क्या होते हैं आपके एज एंगल होते हैं, करेक्ट। तो देयर आर 6 पैरामीटर फॉर द यूनिट सेल। तो ये हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एज लेंथ दिखाए गए हैं और उनके बीच का एंगल दिखाया गया है, अल्फा बीटा एंड गामा। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मतलब ब्रॉडली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यूनिट सेल को। एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, या जिनका दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या मीनिंग है, when constituent particles are present only on the corner position of a unit cell, then it is called a primitive or simple unit cell। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है क्यूबिक यूनिट सेल दिखाया गया है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर के अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, करेक्ट। अगली जो कैटेगरी है वो आता है आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये होता है कि अदर देन कॉर्नर, यानी कॉर्नर को छोड़ के, करेक्ट, बाकी कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल यदि कहीं भी प्रेजेंट हो, वेदर बॉडी के सेंटर में हो या फेसेस के सेंटर में हो, करेक्ट, या एज के सेंटर में हो, जहां पर भी होगा तो उसको हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, करेक्ट। तो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन द यूनिट सेल कंटेन 1 और मोर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजिशन अदर देन द कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर के अलावा और कहीं बॉडी के अंदर यदि सेंटर में प्रेजेंट है किसी भी चीज के, या तो बॉडी के सेंटर में या फेस के सेंटर में या एज के सेंटर में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब सेंट्रल यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहेंगे। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे ही, मतलब कॉर्नर के एटम तो रहना ही है, करेक्ट। और अदर देन कॉर्नर एटम, जब एक एटम आपके क्या हो, यूनिट के बॉडी के सेंटर में हो, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है जो बॉडी सेंटर्ड है। तो 8 तो जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक एटम और कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है। तो देखिए इन दिस यूनिट सेल 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल और आयंस, एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड द वंस दैट आर एट द इट्स कॉर्नर। मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के क्या होगा, सेंटर में होगा, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगली जो कैटेगरी आती है वो आता आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहेंगे नो डाउट, और अदर देन कॉर्नर हमारे क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। तो देयर आर 6 फेस होती हैं, और हर फेस के सेंटर में क्या रहेगा, एक एटम प्रेजेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फेस सेंटर है, करेक्ट। तो ऐसे जो आपकी जो यूनिट सेल होगी उनको हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए सच ए यूनिट सेल कंटेन 1 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ईच फेसेस बिसाइड द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर।
मतलब कॉर्नर पे तो रहेंगे बट एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस भी रहेंगे। तो 6 हमारे एटम्स यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऐसे हैं जो एवरी फेस के क्या है सेंटर में, देन इट इज कॉल्ड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगला जो आता है वो आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब होता है कि अदर देन कॉर्नर, कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, एंड 2 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऐसे हैं जो अपोजिट फेसेस के सेंटर में रहेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक सेंटर में है, फेस के सेंटर में, तो इसके अपोजिट वाली जो इसके डाउन हुआ है वो इसकी अपोजिट फेस है, उसके सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा, देन इट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब इन सच ए यूनिट सेल one constituent particle is present at the center of any 2 opposite faces beside one's present at its corner। मतलब कॉर्नर के अलावा यदि आपके अपोजिट फेसेस के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है 2, देन इट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आता है ब्रेवाइस लेटिस, करेक्ट। तो देयर आर 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, यानी स्पेस लेटिस होते हैं, है ना, और 7 जो होते हैं वो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, करेक्ट। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है एंड 14 क्या है ब्रेवाइस लेटिस होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सबसे पहले सिंपल क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर क्यूबिक हो सकता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अपने क्यूबिक सिस्टम में 1, 2 और 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉसिबल हैं। सिमिलरली मोनोक्लिनिक एक क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें 2 पॉसिबल है, सिंपल भी हो सकता है और आपका फेस सेंटर भी हो सकता है। सिमिलरली ऑर्थोरोम्बिक में कितनी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी हो सकता है, यानी सिंपल हो सकता है, सारे कॉर्नर पे होंगे, फेस सेंटर फेस के सेंटर वाला हो सकता है, एंड सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर में बॉडी के सेंटर में हो सकता है, एंड फेस सेंटर एवरी फेस के क्या होगा सेंटर में होगा, तो उसको हम फेस सेंटर कहेंगे। उसके बाद अगला जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है रोम्बोहेड्रल, करेक्ट। तो ये रोम्बोहेड्रल में एक ही होता है, सिंपल होता है, ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे, अदर देन कॉर्नर और कहीं भी प्रेजेंट नहीं रहेंगे। उसके बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 पॉसिबिलिटी है, एक सिंपल यानी कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, और एक होता है बॉडी सेंटर, यानी कॉर्नर के अलावा यदि बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट हो, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। हेक्सागोनल में एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली सिंपल, एंड ट्राइक्लिनिक में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली सिंपल एट द कॉर्नर। तो ये है ब्रेवाइस लेटिस। तो 14 ब्रेवाइस लेटिस होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 मतलब क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है और 14 टाइप्स के क्या है ब्रेवाइस लेटिस होते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो टेबल दिया गया है यह 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड दियर यूनिट सेल पैरामीटर। मतलब यहाँ पर कंपटीशन में एक क्वेश्चन पक्का आता है कि यहाँ पर आपको यूनिट सेल डायमेंशन दे देंगे और ये पूछेंगे किस तरीके का क्या है क्रिस्टल सिस्टम है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक। यदि हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव यानी सिंपल, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी होंगी हमारी, प्रिमिटिव हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है और बॉडी सेंटर हो सकता है। लेकिन इसके लिए यूनिट डायमेंशन और एज एंगल की यदि हम बात करें तो इसके एज डायमेंशन जो होते हैं वो होते हैं a = b = c। मतलब आपका ए लाइन यानी ए डायमेंशन, बी डायमेंशन और सी डायमेंशन। यहाँ मतलब ए और बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं क्यूब के अंदर। उसके बाद इसके एंगल की यदि हम बात करें तो एंगल देखिए यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा तीनों जो एंगल होंगे वो तीनों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, करेक्ट। तो याद रखना कि यदि आपको अल्फा, बीटा, गामा 90 मिल रहा हो और a = b = c मिल रहा हो तो आपका जो क्रिस्टल सिस्टम होगा वो क्यूबिक होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं साथ में जो आपके क्यूबिक सिस्टम बनाते हैं। NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, कॉपर, जिंक ब्लेंड ZnS होता है, जिंक सल्फाइड जो जिंक का और है, ये सभी के सभी किस में मिलते हैं, क्यूबिक फॉर्म में मिलते हैं, यानी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में मिलते हैं। अगला जो सिस्टम है वो है आपका रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है ब्रेवाइस लेटिस की, वो है आपका प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल। इसमें भी आपको एज डायमेंशन की यदि हम बात करें तो a = b = c। मतलब a = b, ठीक है, = c, यानी यहां पर भी आपकी तीनों जो लेंथ होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होती हैं। लेकिन
अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90, यानी आपकी एज डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन आपका जो एज एंगल है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 होता है। तो ये कंडीशन यदि आपकी सेटिस्फाई होती है तो मतलब वो रोम्बोहेड्रल होगा। जैसे सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरी सल्फाइड एटसेट्रा, ये सभी के सभी किस में आते हैं, रोम्बोहेड्रल यानी ट्राइगोनल क्रिस्टल जो है वो फॉर्म करते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी है वो है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 4 पॉसिबिलिटी है, ब्रेवाइस लेटिस यानी प्रिमाइटिव हो सकता है, बेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, एंड सेंटर हो सकता है। और इसके लिए जो कंडीशन है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब आपकी तीनों जो लेंथ होती हैं यानी एज डायमेंशन होती हैं वो इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ए छोटा है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, लेकिन जो एंगल होंगे वो सभी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ऑर्थोरोम्बिक में आप देख लीजिए, तो सारे एंगल होंगे अल्फा बीटा एंड गामा वो सब 90 डिग्री के होंगे। इसमें कौन आता है ऑर्थोरोम्बिक में, सल्फर आता है, रोम्बिक सल्फर जिसको कहा जाता है, बेरियम सल्फेट, ठीक है, आता है, और लेड कार्बोनेट जो है वो इस कैटेगरी में आता है, ऑर्थोरोम्बिक कैटेगरी में। अगली जो कंडीशन है वो आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ओनली एक ही ब्रेवाइस लेटिस होता है, ओनली प्रिमिटिव होता है, और इसके लिए भी एज डायमेंशन में जो रिलेशन है वो है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है। बट यहां पर भी आपका अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, मतलब कोई भी एंगल जो है वो 90 का नहीं होता है। जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट एटसेट्रा ये इसके एग्जाम्पल है। अगला जो कैटेगरी हमारा वो है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। मोनोक्लिनिक में 2 ब्रेवाइस लेटिस होते हैं, एक होते हैं प्रिमिटिव, एक होता है एंड सेंटर्ड। तो यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पर भी तीनों डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होते हैं मोनोक्लिनिक में भी। देख सकते हो आप, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर आपका बी। और उसके साथ इनके यदि हम एज एंगल की यदि हम बात करें तो अल्फा और गामा 90 डिग्री का होता है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं सोडियम सल्फेट एंड बोरिक्स एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के एग्जाम्पल है। अगला जो कैटेगरी जाता है वो है आपका टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में भी 2 ब्रेवाइस लेटिस पॉसिबल है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। और यदि हम इनके एज डायमेंशन की यदि हम बात करें तो ए इजिकल टू बीटा होता है, बट थर्ड जो एज है उससे इक्वल नहीं होता है। तो ए इजिकल टू बीटा बट सॉरी ए इजिकल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। लेकिन यदि हम एज डायमेंशन एज एंगल की यदि हम बात करें तो अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90, मतलब सभी जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती हैं, कैसेराइट आता है, व्हाइट टीन आता है एंड रूटाइल आता है, करेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रागोनल क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। अगला जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपका हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में एक ही पॉसिबिलिटी है, ओनली प्रिमिटिव होता है। तो आप देख सकते हो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल है, और इसमें क्या होता है, यदि हम एज डायमेंशन की यदि हम बात करें तो ए इज इक्वल टू बीटा होता है, बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी तो सेम होते हैं बट सी जो है वो सेम नहीं होता है। और यहाँ पर एज एंगल की यदि हम बात करें तो अल्फा बीटा 90 होता है बट गामा जो है वो 120 होता है, करेक्ट। तो अल्फा बीटा ये दोनों 90 है और आपका जो गामा है वो ये 120 का एंगल पे है, ऐसा ये 120 का एंगल है। इसमें कौन कौन से कंपाउंड जो है वो आते हैं जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसमें मैग्नीशियम ना, बेरिल यानी जिंक ऑक्साइड जिसको जिंकाइड कहते हैं, यानी लेड आयोडाइड PbI2 एंड ग्रेफाइट, ये सब किस में आते हैं, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में आते हैं। इसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वेरी सिंपल है नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे सिलेबस में है क्यूबिक यूनिट सिस्टम। तो क्यूबिक यूनिट सिस्टम में नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी जो कैटेगरी है वो है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और आप जानते हो कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट है ना, और कॉर्नर के अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही टाइप का अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ओनली कॉर्नर, और ईच कॉर्नर का जो एटम होता है उस यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है 1/8, करेक्ट। तो एवरी कॉर्नर का एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए 1/8 होता है, एवरीवेयर 1/8 होता है, करेक्ट। ये 1/8 कैसा होता है, मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं। तो देखिए 1/8 का मतलब होता है
कि मान लीजिए ये एक हमारा क्यूब है, करेक्ट, और ये क्यूब का कॉर्नर है, इसमें एटम इस तरीके से कनेक्टेड है। उसके बाद दूसरी यूनिट सेल इसके पास लेके आते हैं तो ये 2 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर जाता है। मान लीजिए इसको हम एप्पल मान लेते हैं, तो एप्पल जो है वो 2 भागों में भी कनेक्ट हो चुका है। और यदि हम थर्ड यूनिट सेल लेके आते हैं तो ये एप्पल कितने पार्ट में चला जाता है, 3 पार्ट में कट हो जाएगा। और एक फोर्थ यूनिट सेल लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 इसके टुकड़े हो जाते हैं, करेक्ट। तो 4 यूनिट सेल में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 1/4, 1/4 और 1/4 हो जाता है। लेकिन यहीं यदि हम एक यूनिट सेल ऊपर से और कनेक्ट कर दें, इसको सेम इसके ऊपर एक यूनिट सेल कर दें, तो उसका बॉटम पार्ट का कॉर्नर जो है वो भी इस एप्पल को क्या करेगा, टच करेगा। और जब सभी यूनिट सेल को हम अलग अलग कर देंगे तो उस हमारे एप्पल के टुकड़े 8 हो जाएंगे, करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि जो कॉर्नर पे हमने एटम देखा था उस सब में उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा चला गया है, और वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला क्या होगा कि 8 हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ईच का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल सबको निकाल करके हम ज्वाइंट करेंगे तो हमको 1 एप्पल मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ एटम 1 होगा। इसकी कैलकुलेशन वेरी सिंपल है। तो देखिए, इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इट हैज 8 एटम ऑफ इट्स कॉर्नर ओनली, यानी 8 एटम हमारे कहाँ हैं, कॉर्नर पे हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 8 एट द कॉर्नर, और उनका कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल 1/8। तो मतलब ये आपका 1 एटम आ जाता है। तो वेरी सिंपल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम 1 होता है। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और चाहे आप 1/8 + 1/8 + 1/8 इसको आपको 8 टाइम लिखना है, करेक्ट। तो जब आप इसको 8 टाइम लिख दोगे, करेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1/8 8 टाइम, तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, ऊपर 1 + 1 ये सभी 8 हो जाएंगे, तभी भी 1 एटम ही आएगा। तो मतलब आप इसी चीज को आप शॉर्टकट में क्या लिख रहे हो कि 8 कितने हैं, 1/8, यानी 8 एट द कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8 करना है। तो 1 एटम आपका क्या आता है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होगा। सिमिलरली हम अभी बॉडी सेंटर की बात करते हैं। तो देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी बहुत ईजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट रहेंगे ही, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, और अदर देन कॉर्नर एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, करेक्ट। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 2 टाइप के अरेंजमेंट है। एक टाइप का जो अरेंजमेंट है वो है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होते हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 × 1/8 होगा, यानी ये फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें हमारा एक एटम आ जाता है, करेक्ट। सेकंड जो कैटेगरी है वो है हमारा एक एट द बॉडी सेंटर्ड है, करेक्ट। और जो बॉडी के सेंटर में रहता है वो 100% उसी यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन दिखाता है, किसी भी यूनिट सेल में वो कंट्रीब्यूट नहीं होगा। यदि इसके साइड में यदि कोई यूनिट सेल भी लेके आओगे तो कॉर्नर वाले तो टच हो जाते हैं, बट सेंटर वाला उसको कभी टच नहीं होगा। तो सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जो एटम होता है वो 100% उसी यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन दिखाता है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो यानी 8 × 1/8 = 1 एटम, एंड 1 × 1 = 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करोगे तो 2 एटम आएंगे यहाँ पर, करेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और सेंटर वाला देखो पूरा का पूरा यूनिट सेल को कवर करके रखा है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन 1 है। तो 1 एटम उसमें होगा, और 1/8 ऐसे 8 टाइम पे होंगे तो उसका 1 कंट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 2 होता है। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आता है जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन के लिए, वो आता है फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम फेस सेंटर की स्ट्रक्चर के बारे में वापस बात कर लेते हैं। तो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में क्या होता है कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट रहते ही हैं, अदर देन जो कॉर्नर रहेगा, हाँ, एक एक एटम इसके सेंटर में रहेगा, कहाँ, फेस के सेंटर में। तो आपको पता है क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, करेक्ट, अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 6 हमारे पास एटम जो है वो फेस के सेंटर में है, और 8 जो है वो कॉर्नर पे है। तो यहाँ पर भी 2 तरीके का अरेंजमेंट है। तो देखिए, 8 एट द कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, यानी 1 एटम बनेगा वहां पर। और सेकंड जो कंट्रीब्यूशन है वो है 6 एट द फेस सेंटर। फिर तो फेस सेंटर में हमारे 6 है, और एक फेस सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए हाफ होता है। तो यहाँ पर 3 एटम आएंगे। तो टोटल एटम जो हमारे आ जाते हैं 4 एटम आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यदि देखिए, इस
ये जो फेस सेंटर है इसको हम कंसिडर करते हैं। यदि इसके साइड में एक यूनिट सेल और लेके आते हैं तो उसके फेस में भी वो क्या कर जाता है, कंट्रीब्यूट कर जाता है। करेक्ट। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, यानी हाफ इसमें रह जाएगा और हाफ दूसरी यूनिट सेल में चला जाएगा। तो इस फेस के सेंटर में जो एटम है उसका उस एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। करेक्ट, यही आप यहाँ पर चीज देख सकते हो कि यदि आप 2 यूनिट सेल को कट करोगे तो ये फिगर में देखिए, तो ये जो फेस के सेंटर में है ये हाफ कट जाएगा। करेक्ट, और हाफ कट जाएगा मतलब यहाँ पर हाफ रह गया और हाफ किसी दूसरी यूनिट सेल में चला गया है। तो ये था हमारे सॉलिड स्टेट के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स, यानी क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है, बेस लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, एंड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।